सो वेलकम टू इक्वेशन इंडिया। आज हमारा अमोघ 2027 बैच का सबसे पहला दिन है और आपका सबसे पहला लेक्चर इट्स ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी। हम बॉटनी का 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट सब्जेक्ट बॉटनी का पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। ओके, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितनी चीजें हमें इसमें इंक्लूड करनी है, एनसीईआरटी में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, इसके बेस पे क्वेश्चंस, हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। और आज मैं शुरू करने वाली हूँ बॉटनी क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, जैसे कि हमने उस दिन डिस्कस किया था, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। ओके, ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो बेटा, जैसे कि हम सब जानते हैं, एज यू कैन सी द टॉपिक, हम बात कर रहे हैं बेटा लिविंग वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, जब भी हम किसी चैप्टर को शुरू करते हैं बेटा, हमें सबसे पहले तो चैप्टर के नाम से शुरुआत करनी होती है कि चैप्टर का नाम क्या है, क्या मतलब बताना चाह रहा है वो, राइट। सो हम सबसे पहले चालू करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड से, राइट। लिविंग एंड वर्ल्ड, यस। हम एक रेफरेंस के लिए हम हमारा अर्थ लेंगे बेटा, राइट। हमारा अर्थ जो कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, all the organisms here are classified as either living or non living। हम जो है अपनी प्राइमरी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में हम ये पढ़ते हैं, हम ब्रॉडली डिवाइड कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स को। हम या तो ऑर्गेनिजम्स को लिविंग बोलते हैं या तो ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग बोलते हैं। बट हियर in this chapter we will be purely studying about living things। okay, see, जब भी हम अब हम नीट की सेंस तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बेटा चेंजेस हैं एनसीईआरटी में। ग्रेजुअली कुछ सालों से हर साल कुछ ना कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, राइट। हम फिलहाल बात करने वाले हैं अभी करंट एनसीईआरटी में क्या है और क्या ऐड हुआ है या क्या सब्ट्रैक्ट हुआ है, राइट। इस चैप्टर में बेटा सबसे पहले पढ़ना होता है व्हाट इज लिविंग, राइट। इसके अलावा हमें देखना होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग्स, क्या होती हैं, राइट। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे। व्हाट आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, जैसे ग्रोथ हो गया, जैसे कॉन्शियसनेस हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करनी होती है। ओके, अपार्ट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स हम जाते हैं बेटा नॉमेनक्लेचर पे। आफ्टर नॉमेनक्लेचर, उसके रूल्स, किसने दिया है नॉमेनक्लेचर, ऐसे अलग अलग चीजें नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड हमें पढ़नी होती है। उसके बाद हमें पढ़ना होता है टैक्सोनॉमी, उसकी कैटेगरीज, राइट। एंड आफ्टर टैक्सोनॉमी देयर आर सर्टेन टैक्सोनॉमिक एड्स जो हमें पढ़ने होते हैं। ओके, अब मैंने ये एक ओवरव्यू चैप्टर का इसलिए दिया है क्योंकि अगर तुम इस साल की करंट रीप्रिंट वाला एनसीईआरटी उठाओ तो इसमें सब कुछ हटा दिया गया है। ओनली व्हाट यू विल फाइंड इज नॉमेनक्लेचर एंड टैक्सोनॉमी। इसमें से आप अगर देखोगे तो बेटा व्हाट इज लिविंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड टैक्सोनॉमिक एड्स, सब कुछ हटा दिया गया है। ओके, बट एक चीज हमें यहां ध्यान रखनी है कि एनसीईआरटी में से हट गया है, बट जब आप नीट का सिलेबस देखोगे तो उस सिलेबस के अंदर आपको लिविंग भी मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग भी मिलेगा, नॉमेनक्लेचर भी मिलेगा और टैक्सोनॉमी भी मिलेगा। टैक्सोनॉमिक एड्स उसमें मेंशन नहीं है तो हम टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, बट वी विल हैव टू स्टडी लिविंग क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा और टैक्सोनॉमी क्या होती है, क्या क्या उसके अलग अलग सब हेडिंग्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, हम सब कुछ इसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, एवरीबडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, ओके ओके, सो आई थिंक आई शुड बिगिन
भाई कौन कौन आ गया है प्लीज येस और नो, समझ में आ रहा है क्या? आप प्लीज टाइप करके बता पाएंगे क्या? आई नीड अ थम्स अप फ्रॉम यू। कौन है यहाँ पे? मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? एवरीबडी प्लीज राइट समथिंग। वीडियो क्लियर है कि नहीं है? जो मैं बोल रही हूँ वो समझ आ रहा है कि नहीं है? मुझे कोई कमेंट्स यहाँ दिख नहीं रहे हैं। यस, एनीबडी? सो आई टेक इट एज कि आपको समझ में आ रहा है और मैं आगे बढ़ती हूँ, राइट? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज लिविंग, राइट? तो जब हम बेटा लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ को हम अलग अलग एस्पेक्ट्स में डिस्क्राइब करते हैं। ओके, सो इट इज यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड विच इज एक्सप्रेस्ड थ्रू केमिकल रिएक्शंस, जिसके कारण ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, रिस्पॉन्सिवनेस होगी, एडेप्टेशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा। अब यहाँ पे हमें बेटा एक एक शब्द को समझने की आवश्यकता है। ओके, जब भी हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, एक लाइफ की, हम अपने बारे में बात करते हैं, राइट? वी आर ऑल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? वी कम इन लिविंग। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बेटा अपने आप में यूनिक होता है, राइट? इट इज यूनिक। यूनिक होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब बेटा जब हम पढ़ते हैं कि भाई सबसे छोटा जो मॉलिक्यूल होता है, सबसे छोटा जो यूनिट होता है लाइफ का, हम उसको सेल बोलते हैं। सेल से और ऊपर हम बात करें तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू से और ऊपर बात करें तो ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। सो द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस, it is a complex organization of different molecules, okay, which express through various chemical reactions। इसमें भी आप देखोगे अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसके कारण हमारा रेस्पिरेशन, डाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें कंडक्ट होती हैं। वी आर टॉकिंग हियर एक्सक्लूसिवली अबाउट आवर सेल्फ, ओके, जिसके कारण ग्रोथ होगा बेटा, डेवलपमेंट होगा, रिस्पॉन्सिवनेस होगी, एडेप्टेशन होगा और रिप्रोडक्शन होगा। ये एक एक कैरेक्टरिस्टिक जो मैं यहाँ पे जो हमने यहाँ लिखी हैं, वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक एक करके इसी लेक्चर में आगे डिस्कस करने वाले हैं। एम आई क्लियर? येस और नो? येस और नो? ओके अंजलि, यस यस, ओके। सो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो लाइफ कैसी प्रोसेस है? लाइफ इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। लाइफ इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ओके। हम बेटा जब भी लाइफ की बात करें, लिविंग वर्ल्ड की बात करें, यहाँ पे एक साइंटिस्ट को मेंशन करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इस साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में बहुत बड़ा है और वो नाम है अर्नेस्ट मेयर। नाउ हु वाज दिस अर्नेस्ट मेयर? अर्नेस्ट मेयर का जो वर्किंग पीरियड रहा है बेटा वो 1904 से लेके, जो वर्किंग पीरियड रहा है बेटा वो 1904 से लेके करीबन 100 साल तक का रहा है, राइट? He is called as Darwin of 20th century. I think you must be knowing about Darwin, जिन्होंने इवोल्यूशन के बारे में स्टडी की। हम पढ़ते भी हैं जब हम 12th में चैप्टर पढ़ते हैं इवोल्यूशन। डार्विन की अलग अलग थ्योरीज हैं। डार्विन जितना बड़ा नाम है ना, उतना ही बड़ा नाम अर्नेस्ट मेयर का भी है। 20वीं सदी का डार्विन अर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है, ओके। अब इन्होंने किया क्या था? व्हाई इज ही कंसिडर्ड सो इंपॉर्टेंट? So he gave a concept which is called as biological concept of species. Very very important concept, okay? बेटा तुम्हें आप लोग सभी को पता होगा कि जब भी दो सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स whenever they reproduce, they form the new individual of their own kind,
जो कि वापस से रिप्रोड्यूस कर सकता है, राइट? मतलब मैं ये कहना चाह रही हूं कि अगर दो सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, मेट करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो उनसे जो रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग बनेगा, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो भी किस बात का केपेबल रहेगा? इट विल ऑल्सो बी केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, राइट? हम ह्यूमंस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन मेल है और एक ह्यूमन फीमेल है, अगर दोनों ने इंटरकोर्स उनका हुआ है, उनकी मेटिंग हुई है, तो जो रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग बनेगा वो नया ह्यूमन बीइंग बनेगा एंड इट विल बी केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ। यस और नो? होगा ही वो, तो एग्जैक्टली सेम ट्रू है। बट इन सर्टन केसेस, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं डोंकी और हॉर्स की, राइट? अगर मेल डोंकी है और फीमेल हॉर्स है, राइट? अगर वो आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, तो जो उनका ऑफस्प्रिंग बनेगा, जिसे म्यूल कहा जाता है, या क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकता है? तो नो, इट इज स्टेराइल। क्यों स्टेराइल हो गया है? क्योंकि उसने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज को फॉलो नहीं किया है। ओके, सो जो ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज को फॉलो करते हैं, वो ही आगे रेसेस कंटिन्यू कर सकते हैं, वो ही आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, अंजलि? यस, एवरीबडी? यस और नो? अंजलि प्लीज रिस्पॉन्ड बेटा, थम्स अप करो, यस बोलो, कुछ भी बोलो, मुझे समझ में आएगा। यस, तो मैं आगे बढ़ती हूं। अंजलि, निधि, यस निधि, और कौन कौन है? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, दीपक, यस, प्रीतेश, और कौन कौन है? महेश जी, कौन कौन है भाई? बात प्लीज आप रिस्पॉन्ड करिए। यस निधि, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बट प्लीज बी अटेंटिव। हाँ या ना रिप्लाई करते चलिए, तो हमें समझ में आएगा, मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को क्या क्या समझ में आ रहा है। ओके निधि, प्लीज फोकस करो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हम बात कर रहे हैं बेटा लिविंग वर्ल्ड के बारे में। ओके, लिविंग वर्ल्ड, मैंने कुछ ओवरव्यू दिया था कि भाई हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है? सिंस आप लोगों के पास, मुझे नहीं पता कौन से वर्जन ऑफ एनसीईआरटी है, पर जो अपडेटेड वर्जन है उसमें सिलेबस काफी रिड्यूस हो गया है। पर जब आप देखोगे एनसीईआरटी को छोड़ के जो नीट का सिलेबस है, जो एनटीए निकालता है, उसमें लिविंग वर्ल्ड में कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ओके, तो हमें वो टॉपिक्स भी पढ़ने होते हैं, क्योंकि वी एक्सपेक्ट कि वहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना? ओके निधि, ओके? अब मैं बढ़ती हूँ लिविंग वर्ल्ड पे। निधि, थम्स अप, यस और नो? ओके, गॉट इट। ओके, सो मैं लिविंग वर्ल्ड के बारे में बता रही थी। लिविंग वर्ल्ड होता क्या है? व्हाट इज लिविंग? लिविंग में सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज लाइफ। ओके, जब भी हम लाइफ की बात करते हैं बेटा, तो लाइफ इट इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच एक्सप्रेस थ्रू डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, जैसे हमारी बॉडी के अंदर होती हैं डिफरेंट रिएक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, राइट? जिसके कारण हमारा ग्रोथ होगा, हमारी डेवलपमेंट होगी, रिस्पॉन्सिवनेस हम में रहेगा, अडेप्टेशन रहेगा और रिप्रोडक्शन रहेगा। ये सिर्फ मैं हमारी बात, मतलब मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड होल की बात कर रही हूँ। ओके, यस और नो? यस, ओके। सो लाइफ इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। इसके बाद मैंने बताया था कि भाई अर्नेस्ट मेयर का एक बहुत बड़ा योगदान है इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी या एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज कहा जाता है। इस स्पीशीज के अकॉर्डिंग अगर दो सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो रिप्रोड्यूस करने के बाद जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा वो भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया एक डोंकी का और एक हॉर्स का, राइट? अगर मेल डोंकी है और फीमेल हॉर्स है, अगर वो आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इट विल प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग विच इज कॉल्ड एज अ म्यूल। क्या वो म्यूल आगे की जनरेशन आगे बढ़ा सकता है? तो नहीं, म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो स्टेराइल होगा। क्यों स्टेराइल होगा? क्योंकि उसने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज को फॉलो नहीं किया है। निधि, इज इट ओके?
बाकियों को आई गेस क्लियर है क्योंकि 2 बार रिपीट हो। तो निधि, क्या आपको समझ में आया बेटा? क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? ओके, गुड, ठीक है। चलो, अब मैं बात करती हूँ हमें आगे देखना क्या क्या है बेटा। जैसे कि मैंने बताया, आप लोगों की एनसीईआरटी में अगर बिल्कुल अपडेटेड वर्जन है तो उसमें शायद आपको ये नहीं मिलेगा, बट हम इसमें से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके, क्योंकि ये नीट के सिलेबस में है, ओके। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर आपको, या हो सकता है आज भी आपको इसकी रिस्पेक्टिव पीडीएफ भी मिलेगी, ताकि आपके पास नोट्स भी रहेंगे, आप भी पेन पेपर लेके बैठिए, आपको जो ऐसे इंपॉर्टेंट बातें लग रही हैं जो मैं बोल रही हूँ, प्लीज उसको नोट डाउन करते चलिए, ओके। तो ये हमें पढ़ना है। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो प्लीज, हम सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इसके पीडीएफ पे भी ध्यान दीजिए, जो मैं बोलती जा रही हूँ उसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं तो प्लीज जॉट डाउन करिए, ओके। यस, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि मैंने बताया बेटा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है पूरी दुनिया में, हम उनको 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, या तो वो लिविंग हो सकते हैं या तो वो नॉन लिविंग हो सकते हैं, राइट। हमें अभी नॉन लिविंग से कोई कंसर्न नहीं है, हम बात करने वाले हैं ओनली एंड ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब मैं कैसे बोलूंगी कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं है? तो मुझे कुछ पॉइंट्स तो बताने पड़ेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी पड़ेगी जो उनको डिफाइन करेगी कि हाँ भाई, अगर ये हो रहा है, ये हो रहा है, अलग अलग चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल growth, reproduction, cellular organization, consciousness, and metabolism. These are few characteristics from which we can say कि भाई ये organism जो है वो living है। हम एक एक करके इन characteristics को लेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फर्दर डिटेल हम क्या क्या उसमें बता सकते हैं, मैं सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करूंगी। सो फर्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रोथ, ठीक है ना? यस एवरीबडी, आई नीड अ थम्स अप फ्रॉम एवरीवन। यस, प्लीज बता दो मैं आगे बढ़ूं क्या? निधि, अंजलि, ओके निधि, वेरी गुड यार। अंजलि, बढ़ू आगे बढ़ू, प्लीज प्लीज अंजलि, आर यू लिसनिंग टू मी? प्रियंका, हाय प्रियंका, गुड इवनिंग। बढ़ू आगे, चलो बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलो हम ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है ना? ग्रोथ क्या होती है, सबसे पहले बात करें तो बेटा ग्रोथ में 2 चीजें आएंगी, एक है मास और दूसरा है नंबर ऑफ सेल्स। अब दोनों में अंतर क्या है, पहले हम ये बात करें। नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना और मास का बढ़ना, ठीक है, ये 2 फैक्टर्स जो हैं बेटा वो हमारे ग्रोथ में आते हैं। तुम देख रहे हो, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब बहुत छोटा, जब पैदा होता है, बिल्कुल जब उसका बर्थ होता है, तब उसका मास बहुत छोटा रहता है, बट धीरे 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 वो अपनी लाइफ टाइम में मास इंक्रीज करता जाता है और एक पर्टिकुलर मास अटेन कर लेता है। मतलब ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम उसमें मास एड ऑन होता जाता है। तो ये जो मास एड ऑन हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है वो किस में आता है बेटा? दैट इज, वी से दैट वो क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है, ओके। अगली बात करें नंबर ऑफ सेल्स की, राइट। फॉर एग्जांपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाते जाते हैं। सो व्हेनेवर वी से कि ग्रोथ हो रही है, हम 2 एट्रीब्यूट्स लेंगे, पहला मास का बढ़ना, दूसरा नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना, ओके। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रोथ होती क्या है। आगे हम बात करें प्लांट्स में और एनिमल्स में अंतर क्या है ग्रोथ में। देखो हम एनिमल्स की बात करते हैं, हम हमारी बात करते हैं, राइट। जब हम छोटे होते हैं, छोटे से हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जब हम एक पर्टिकुलर एज अटेन कर लेते हैं, उसके बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हम और बड़े नहीं हो सकते या और छोटे नहीं हो सकते। यस और नो? नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते, ओके। पर अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स जो हैं वो थ्रू आउट इट्स लाइफ ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है ना। भले ही वो इतने बड़े, 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर, कितने से भी बड़े, ठीक है, साल भर में वो कितनी भी ग्रोथ शो करें, बट वो ग्रोथ शो करते हैं, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, ओके। सो
ग्रोथ प्लांट्स में जो होती है बेटा, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता है, जिसके कारण वो ग्रो कर सकते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। पर जब मैं ह्यूमंस की बात करूं, हमारी बात करूं, एनिमल्स की बात करूं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो ग्रोथ नहीं कर पाते। यस और नो? मास कैसे डिक्रीज होगा बेटा? देखो, अब तुम बोलोगे मैंने तो इतने टाइम में इतना वेट लॉस कर लिया, राइट, इतना ये कर लिया, पर भाई जितने तुम सबसे पहले छोटे थे उससे तो बड़े ही हो ना, उसके कंपैरिजन में तो मास बड़ा ही है ना अंजलि। यस और नो? यस अंजलि? डिक्रीज होता है, पर उतना तो डिक्रीज नहीं हो जाएगा जितना पहले था। यस और नो? यस? यस ना? बिल्कुल डिक्रीज होता है, पर उतना कम नहीं हो जाता जितना पहले था, राइट। घटता बढ़ता रह सकता है, पर उतना कम नहीं होता है, पर प्लांट्स में कंटिन्यू बढ़ते हैं। अब ये क्यों बढ़ते हैं, इसका भी एक कारण है बेटा। प्लांट को हम दो भागों में बांटते हैं, ऊपर होता है शूट और नीचे होता है रूट। इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स रहते हैं बेटा, जो शूट पे प्रेजेंट रहते हैं और रूट पे प्रेजेंट रहते हैं। इन्हें हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो कि शूट, रूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम। ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं इनके बारे में कि ये होते क्या हैं, ठीक है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये कैसे बढ़ते हैं, वो सब हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। अभी तो हमें बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ, प्लांट्स जो है वो ऊपर भी ग्रोथ करेंगे, नीचे भी ग्रोथ करेंगे, क्योंकि उनकी टिप्स के ऊपर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स और टिश्यूज होते हैं जिन्हें हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स या टिश्यूज कहते हैं। यस और नो? ओके, बात करते हैं हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो अक्यूमुलेशन करते हैं अपने सरफेस पे मटेरियल का, और उससे वो ग्रोथ शो करते हैं। बट जब हम लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो हमारी इंटरनल ग्रोथ होती है। ओके, यस और नो? यस और नो एवरीवन? ये पॉइंट्स तो बेटा है ही इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दो है, जिसमें हम मास और नंबर ऑफ सेल्स की बात करते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स की बात करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो पोटेंशियल क्वेश्चन रहता है वो है ये बेटा, ग्रोथ, सेल डिविजन एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। अब भाई ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होता क्या है, बात ये समझ। मैं एक बैक्टीरिया का एग्जांपल लेती हूँ, सिंपल, ठीक है। जब भी मैं एक बैक्टीरिया का एग्जांपल लेती हूँ बेटा, बैक्टीरिया जो है अगर उसको रिप्रोड्यूस करना होगा तो वो क्या करेगा, एक बैक्टीरिया जो है वो दो इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो मैं बोलूंगी भाई उसका रिप्रोडक्शन हो गया, उसने एक से दो ऑफस्प्रिंग बना लिए। यस और नो? ये हो गया उस बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन। अब मैं बात करूं ग्रोथ की, ग्रोथ कैसे करेगा वो, अगेन एक से दो में बटेगा, राइट, नंबर ऑफ सेल्स उसके बढ़ गए, मतलब क्या हुआ है, उसकी ग्रोथ हुई है। सेल डिवीजन कैसे करेगा, तो भाई एक सेल है वो दो में बट गया है, दो सेल्स बना लिए हैं उसने, अगेन वो सेल डिवीजन कैसे कर रहा है, एक सेल से दो सेल बन गए, उसका सेल डिवीजन हो गया, दो ऑफस्प्रिंग बना लिए उसने, करेक्ट। मतलब जब मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करती हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ बैक्टीरिया लिया है, तो वो चाहे ग्रोथ हो, सेल डिवीजन हो या रिप्रोडक्शन हो, वो सारी चीजें एक से दो में बट के ही करेगा। मतलब ये सब म्यूचुअली इंक्लूसिव हैं, ये सब एक ही हैं। ओके, अंडरस्टूड और नॉट? अब भाई मैं ह्यूमन बींग्स, इसके ऑपोजिट बात करती हूँ एक, राइट। अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो भाई ह्यूमन बींग्स में अगर उसको कोई कोई व्यक्ति गिर गया, उसको चोट लग गई, राइट, उसके घुटने में लगी है, राइट। अब क्या होगा, वो घुटने में सेल्स मल्टीप्लाई होंगे, वो घुटने में जो भी उसको चोट आई है वो रिपेयर होगी, राइट, मतलब नंबर ऑफ सेल्स का डिवीजन हो रहा है। अब ये नंबर ऑफ सेल्स का डिवीजन होना अपनी जगह है, रिप्रोडक्शन होना अपनी जगह है। क्या ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं क्या? नहीं करते हैं। सो दीज आर नॉट इंक्लूसिव इवेंट्स, पर ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ये दोनों इंडिपेंडेंट है, अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ये मैं बात कर रही हूं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है ना।
तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ना तो ग्रोथ, ना सेल डिवीजन, ना रिप्रोडक्शन, कोई भी इंक्लूसिव नहीं रहेगा। तीनों के तीनों एक्सक्लूसिव अपने अपने इवेंट्स हैं। पर जब मैं यूनिसेलुलर की बात करती हूँ तो तीनों चीजें म्यूचुअली इंक्लूसिव है, इंटर रिलेटेड है, एक ही चीज है मैं बोलूं तो भी चल जाएगा। यस और नो? प्लीज काइंडली गिव मी अ थम्स अप। कोई भी शब्द हो जहां तुम्हें दिक्कत आ रही हो प्लीज एक बार चेक कर लो, मुझे टाइप करके बता दो, मैं और आगे बढ़ती हूँ। एवरीवन, शुड आई मूव अहेड? हाँ निधि बेटा समझ आ रहा है। दीपक, अंजलि, आई नीड अ यस बेटा। ओके, आगे बात करते हैं बेटा रिप्रोडक्शन की, राइट? रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन सबसे पहले बात करें होगा क्या। रिप्रोडक्शन बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोजनी, प्रोजनी का शब्द यहां होता है न्यू ऑर्गेनिज्म, इसी को तुम ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हो, ठीक है ना? आगे हम ऑफस्प्रिंग शब्द का इस्तेमाल भी काफी करने वाले हैं। न्यू ऑर्गेनिज्म की जगह हम ऑफस्प्रिंग या प्रोजनी बोलें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है? तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है या प्रोजनी प्रोड्यूस करता है, अपने मतलब सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स प्रोड्यूस होती है, उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ हमने बहुत बचपन में भी पढ़ा है कि भाई रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह का हो सकता है, इट कैन आइदर बी एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग दिस कि जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दो पेरेंट्स लगेंगे और गैमेट का फॉर्मेशन होगा। यस ये बहुत बेसिक है, राइट? अब हमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है ये चीजें, राइट? अब जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में ही बात कर ली है, पिछले टॉपिक में ही बात कर ली है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। सेम चीज यहां लिखी हुई है कि दोनों क्या है, सेम है, जैसे कि मैंने पहले बताया। यस, ओके, ये भी मैंने अभी अभी बात की कि मेनी ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, राइट? जैसे म्यूल्स, अभी हमने म्यूल का एग्जाम्पल देखा था जब मैं अर्नेस्ट मेयर की थ्योरी समझा रही थी, राइट? सो ये वही म्यूल है, ये म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये ऑफस्प्रिंग्स नहीं बना सकता, प्रोजनी नहीं बना सकता। ओके, आगे बात कर रही हूँ वर्कर बीज। बेटा बीज जब भी हम एक मधुमक्खी के छत्ते की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही मक्खी होती है जो क्वीन बी होती है, वो ही सिर्फ रिप्रोड्यूस कर सकती है, बाकी की जितनी वर्कर बीज हैं वो कोई भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। ये इंपॉर्टेंट है, राइट? सो देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। उसके एग्जाम्पल्स में आएगा म्यूल, उसके एग्जाम्पल में आएगा हमारा वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स या कपल्स, ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते, अलग अलग कारणों से नहीं कर सकते। वो क्या कारण होते हैं वो हम जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, हमारा 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इनफर्टिलिटी के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। करेक्ट है? ओके, सो रिप्रोडक्शन इट इज नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग। मतलब भले ही कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो रिप्रोड्यूस करे, ठीक है ना? हो सकता है वो रिप्रोड्यूस करे, हो सकता है वो ना करे, केसेस आर डिफरेंट। आई थिंक रिप्रोडक्शन इज क्लियर। इससे ज्यादा डिटेल में हमें इस चैप्टर में नहीं देखना है, हमारे पास पूरी यूनिट है इसके लिए, हम उसमें बात करेंगे इसके बारे में। आई थिंक चीजें क्लियर हैं तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ। यस, प्लीज प्लीज गिव मी अ थम्स अप, जल्दी 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 दे दो यार, जल्दी दे दो। अंजलि, निधि, दीपक, प्रियंका, प्लीज प्लीज गिव मी अ थम्स अप, जल्दी। निधि, गुड, थैंक यू। और कौन है, और कौन आ रहा है? अंजलि जल्दी करो, चालू कर रही हूं मैं अगला मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना? ओके, लेट्स टॉक अबाउट मेटाबॉलिज्म।
देखो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ रिएक्शंस चलती रहती हैं, राइट? कुछ ना कुछ बनना, कुछ ना कुछ घटना, कंटिन्यूअस हमारी बॉडी में कोई ना कोई रिएक्शंस चल रही हैं, राइट? यही रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में चल रही हैं उस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म. व्हाट इज इट कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म, राइट? अब हमारे पास, जब मैं मेटाबॉलिज्म की बात करूं बेटा, हमारे पास 3 रिएक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट है. एक है एनाबॉलिज्म, एक है कैटाबॉलिज्म और एक है एम्फीबॉलिज्म, राइट? अब डिफरेंस क्या है भाई? एनाबॉलिज्म मतलब कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, कोई चीज का बनना. हमने अभी पहले पहले जब हम स्लाइड देख रहे थे, हमने देखा था कि भैया लाइफ जो है वो इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस. अब सिंस इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस तो कोई ना कोई बॉन्ड्स बनेंगे या कोई ना कोई बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, राइट? तो जब भी कोई बॉन्ड बनता है, कंस्ट्रक्ट होता है, ऐसे समय पे मैं बोलूंगी कि वो कौन सी रिएक्शन है? वो एनाबॉलिज्म है. ऑन द कॉन्ट्ररी, जब मैं बोलूंगी कि कोई बॉन्ड टूट रहा है तो वो कौन सी रिएक्शन होने वाली है? इट इज गोइंग टू बी कैटाबॉलिज्म. एग्जाम्पल हम डाइजेशन में ले लेते हैं बेटा, राइट? कॉम्प्लेक्स फूड को हम इनटेक करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो हमारी बॉडी अलग अलग फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है. वो क्या है? वो कैटाबॉलिज्म है. यस और नो? मतलब कुछ जगहों पे कैटाबॉलिज्म होगा, कुछ जगहों पे एनाबॉलिज्म होगा, और इनके बैलेंस से हमारी बॉडी का जो पूरा बैलेंस है वो मेंटेन रहता है, और उस पूरे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है बेटा मेटाबॉलिज्म. आई थिंक दीज आर क्लियर. यस, थोड़े कुछ डिफरेंसेस देख लें. अभी अभी हमने देखा बेटा मेटाबॉलिज्म 2 प्रोसेस है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म. ये भी मैंने बताया कि एनाबॉलिज्म जो होता है वो बिल्डिंग अप होता है, और कैटाबॉलिज्म जो है वो ब्रेकिंग डाउन ऑफ समथिंग होता है, राइट? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं और बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं उसे हम एनाबॉलिज्म बोलेंगे, ओके? और जब एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट जाता है और छोटे यूनिट्स में ब्रेक हो जाता है उसे हम कैटाबॉलिज्म बोलेंगे. छोटे से मिलके बड़ा बनना एनाबॉलिज्म, बड़े से टूट के छोटा बनना इज कैटाबॉलिज्म. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर, राइट? अब ये एक इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर कोई भी बॉन्ड को मुझे अगर ब्रेक करना है तो मुझे उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर कोई भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी. मतलब 2 अलग अलग है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ओके? यहाँ पे एनर्जी फॉर्म हो रही है और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है ना? एग्जाम्पल्स अभी अभी मैंने बताया, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज जो हम खा रहे हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, this is catabolism. Breaking down of food is catabolism, and synthesis of proteins from amino acids is anabolism. किसी चीज का बनना anabolism, टूटना catabolism. I hope things are clear. Yes or no? Give me a thumbs up. हम आगे बात करें. Yes? Should I move ahead? Okay, okay, okay. चलो बात करते हैं बेटा कॉन्शियसनेस की. अब भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना? क्या हम कॉन्शियस हैं? तो हम बिल्कुल कॉन्शियस हैं, हम उल्टा सेल्फ कॉन्शियस हैं, ठीक है? वी आर अवेयर ऑफ आवर सेल्व्स, आवर सराउंडिंग्स, राइट? सिमिलरली कॉन्शियस. अब भाई कैसे बताएंगे हम कॉन्शियसनेस? हमें ये कैपेबिलिटी होती है बेटा कि हम हमारे आसपास की सराउंडिंग को देख के रिएक्ट कर सकते हैं. सिमिलरली प्लांट्स कर सकते हैं. भाई जब बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो, ठीक है, ऐसे समय पे वो अपने स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर पोल्यूशन होगा तो वो फोटोसिंथेसिस ठीक से नहीं कर पाएंगे, ठीक है? सिमिलरली मैं बात करूं हमारी, राइट, इन ह्यूमन बीइंग्स वी आल्सो रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरमेंट, राइट? जैसे हमारा अगर फेवरेबल एनवायरमेंट है तो हम अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे, अगर अनफेवरेबल एनवायरमेंट है तो हम अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे. ये जो अवेयरनेस है हमारी हमारे सराउंडिंग्स को लेके उसे कहा जाता है कॉन्शियसनेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके? उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि हम जो ह्यूमंस हैं वो सेल्फ कॉन्शियस है अपने आप को लेके,
अवेयर हैं, ठीक है ना। हम कैसे दिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम आगे क्या करना चाहते हैं, सब कुछ के लिए हम अवेयर हैं। इस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को कहा जाता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो कि और किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलेगी, ना नॉन लिविंग में तो मिलेगी नहीं, पर लिविंग में भी किसी में नहीं मिलती, सिर्फ किस में देखने को मिलती है, ह्यूमन बींग्स में। तो हम ह्यूमन बींग्स सेल्फ कॉन्शियस है अपने आप को लेके। आई थिंक चीजें क्लियर है। यस जैसे जैसे मेरी स्लाइड्स खत्म होती जाए ना, तुम लोग प्लीज थम्स अप देते जाओ। बच्चे सामने बैठे होते हैं ना, तो हम चेहरों से ही समझ जाते हैं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट सिंस अब हमें तुम्हारे कमेंट्स पे रिलाई करना पड़ रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा हमें भी एक वो कर दो कि हाँ मैम हमें समझ में आ रहा है, आप जो बोल रहे हो सब समझ में आ रहा है। येस और नो? आई नीड अ येस, आई नीड अ येस क्विकली, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके थैंक यू। और लोग बाकी कहाँ गए सब? जल्दी जल्दी बताओ तो मैं आगे बढ़ती हूँ। जल्दी बताओ। ग्रोथ हो गया है, रिप्रोडक्शन हो गया है, कॉन्शियसनेस हो गया है, मेटाबॉलिज्म, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए। चारों समझ में आई है कि नहीं आई है? यस और नो? हाँ या ना भैया, हाँ या ना? गुड। आई नीड अ यस, विदाउट दैट आई कांट मूव अहेड। ओके ओके चलो। सो बेटा ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन है जो आ सकता है कि भैया उन्होंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी हैं, वो बताएंगे कि कौन सी डिफाइनिंग कैरेक्टर है, कौन सी नहीं है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और कौन सा डिफाइनिंग फीचर है। तो पहले हमें यह समझना होगा कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है और डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, राइट? तो जब भी मैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करूंगी बेटा, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहेगा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब भाई रिप्रोडक्शन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है ना, और उसके बाद में बात करूं मेटाबॉलिज्म, हर भाई जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पर जब मैं डिफाइनिंग फीचर की बात करूं कि नहीं ये तो सिर्फ उस पर्टिकुलर में ही होगा, उसे मैं बोलूंगी डिफाइनिंग फीचर। जैसे हमारे डिफाइनिंग फीचर्स मेटाबॉलिज्म, जो कि नॉन लिविंग में नहीं हो सकता, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नॉन लिविंग में नहीं हो सकता, कॉन्शियसनेस, स्पेशली सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये क्या है बेटा? ये डिफाइनिंग फीचर्स हैं। ओके और ऊपर वाली बात करूं, जैसे मैंने रिप्रोडक्शन बोला था, तो ऐसे कुछ ह्यूमन बीइंग्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो क्या मैं उसको बोलूं क्या कि वो डिफाइनिंग है? मैं बोल ही नहीं सकती कि वो डिफाइनिंग है। वो क्या फीचर है? इट इज नॉन डिफाइनिंग और इट इज जस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मैं उसको डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकती, ठीक है ना। डिफाइनिंग वो होगा जो एक्सक्लूसिव। बेटा इन सारे शब्दों के लिए तुम्हारे पास हिंदी पीपीटी पहुंचेगी प्रियंका, तुम घबराओ मत, ठीक है ना। तुम्हें हिंदी की क्लासेस व्यवस्थित दी जाएगी, तुम बिल्कुल घबराओ मत। जितना हम जो पढ़ रहे हैं आगे जाके सब कुछ तुम्हें हिंदी में बताया जाएगा, ठीक है ना। ओके प्रियंका, सारी चीजें हिंदी में बताई जाएंगी, डोंट वरी। ओके ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड the entire characteristics of a particular living organism. Okay, अब हमने चालू ही बेटा लिविंग वर्ल्ड किया था और हमने एक रेफरेंस ही हमारी अर्थ को लिया था। तो अब मैंने शुरू में भी बताया था कि लिविंग इज सिनोनिम ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप लिविंग बोलोगे अगर, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि हम उन हजारों करोड़ों बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, मतलब हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी बेटा ये 2 शब्दों से मिलके बना है, एक बायो, बायो का मतलब ही होता है लिविंग। जितनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें डाइवर्सिटी मिल रही है उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, मतलब वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ऑल द लाइफ फॉर्म्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। अंजलि डिफाइनिंग फीचर, ओके बेटा हमने बात की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की, जैसे मैंने बताया ग्रोथ, राइट, मैंने बताया रिप्रोडक्शन,
मैंने बताया मेटाबॉलिज्म, मैंने बताया कॉन्शियसनेस, है ना अंजलि। अब बेटा मैं अगर शुरू के दो अगर इसकी बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक्स की, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, जब मैं ये चीज बात कर रही थी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, तो मैंने ये चीज बोली थी बेटा कि ग्रोथ जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, राइट। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स और मास दोनों होता है, राइट। मैंने ये भी बताया था कि प्लांट्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर हाइट तक बढ़ते हैं, एनिमल्स जो है वो हाइट तक बढ़ते हैं, प्लांट्स जो अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी साइज थोड़ा बड़ा होता है जब उनपे मटेरियल डिपॉजिट होते जाता है, राइट। यस और नो, मतलब ये नॉन लिविंग लिविंग एक तो दोनों में चीजें देखने को मिल रही है, यस और नो। इसमें सिर्फ एक के बाद एक डिपोजिशन होगा इसलिए, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो है ही ग्रोथ, ठीक है ना। अब मैं बात करती हूं दूसरा रिप्रोडक्शन की। इसमें हमने बात की लिविंग में तो होगा ही, जैसे कि मैंने बताया, नॉन लिविंग में एब्सेंट होता है, बट लिविंग में एक्सेप्शन इसलिए है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स, जैसे मैंने बीज की बात करी थी, जैसे मैंने म्यूल की बात करी थी, जैसे मैंने इनफर्टाइल ह्यूमन की बात करी थी, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। मतलब मैं कैरेक्टरिस्टिक उनको ये नहीं बोल सकती कि मतलब ह्यूमन है तो वो रिप्रोड्यूस करेगा ही, लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो रिप्रोड्यूस करेगा ही, जरूरी नहीं है कि वो करेगा, ठीक है ना। नहीं कर सकता वो, जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा है। मैं कब बोलूंगी उसको डिफाइनिंग फीचर, क्यों, जब वो स्पेसिफिकली वो काम करे, जैसे कॉन्शियसनेस जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग में है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग में है। अंजलि ठीक है क्या, समझ में आया क्या, इसलिए मैंने उसको डिफाइनिंग बोला है, ठीक है ना। यस अंजलि, प्लीज से यस। ओके, लेट्स टॉक अबाउट डाइवर्सिटी। यस, बायोडाइवर्सिटी मतलब हम लिविंग फीचर्स के डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, लिविंग फॉर्म्स के डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ओके। तो जितने भी लाइफ फॉर्म्स में हमें वैरायटी और वेरिएबिलिटी दिखने वाली है वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि भाई डाइवर्सिटी जो है वो नंबर एरिया के साथ इंक्रीज होती है। मतलब अब फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया की बात करें, राइट। इंडिया में अगर तुमको जितनी डाइवर्सिटी मिलेगी, अब तुम अगर सरफेस एरिया बढ़ा दो, हम अमेजॉन रेन फॉरेस्ट चले जाएं और हम इंडिया को कोई छोटा सा एरिया ले लें, अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो भाई आप जितना एरिया बढ़ाते जाओगे आपको नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वेरिएबल लाइफ फॉर्म्स उतने ज्यादा दिखते जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आपका स्टडी एरिया ऑफ स्टडी बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स या बायोडाइवर्सिटी आपको बढ़ी हुई मिलेगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, this is the line of your NCERT and you should remember this, okay। ये भी तुम्हारे NCERT का डेटा लिया है कि भाई ये दिया हुआ है, जो दिया है वो तो बाय हार्ट हमें याद करना है, ठीक है ना। बिल्कुल याद रखना है कि हमारे अभी नोन स्पीशीज, बेटा अभी तक भी ऐसी बहुत स्पीशीज हैं जिनको डिस्कवर नहीं किया गया है, जिनके बारे में उनका नामकरण नहीं हुआ है, वो कहाँ मिल रही है हमें नहीं पता है, उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। पर अभी जितनी हमें मिल गई हैं उसके हिसाब से और हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज आर नोन टू अस, ओके। लाइफ फॉर्म्स हैं इस अर्थ पे। अब मैं आगे कुछ बायोलॉजिकल नेम्स की बात करने वाली हूं जिन्हें हम साइंटिफिक नेम्स भी कहते हैं, राइट। अब ये क्यों डिस्कवर हुए, इसका इजाद क्यों हुआ, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, राइट। जो ऑलरेडी हम नाम ले रहे थे उसमें क्या दिक्कत थी, उसी से नाम ले लेते, इनको बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो ये सारी बातें हम अब आगे करने वाले हैं, राइट। ये सारी जो बातें साइंटिफिक नेम देने की, राइट, ये जो हम करने वाले हैं ये सब हम नॉमेनक्लेचर में पढ़ते हैं बेटा, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम इंदौर में रह रहे हैं, ठीक है ना, हम इंदौर में मैंगो आम बोलते हैं, यस और नो। अब मैं महाराष्ट्र में चली जाऊं, वहां कुछ और नाम है, राइट। मैं गुजरात में चली जाऊं, शायद वहां और कुछ बोला जाएगा। मैं साउथ में चली जाऊं, शायद वहां और कुछ बोला जाएगा।
दुनिया में और कहीं चली जाऊं, छोटी छोटी लोकल प्लेसेस में चली जाऊं, वहां उनके अलग अलग नाम होंगे, राइट। अब मैं कहीं उन छोटी जगहों पे गई और मुझे आम की जरूरत पड़ी, मैंने उनको आम बोला, उनको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं मांग क्या रही हूँ, राइट। तो अब भाई ये चीज समझाने के लिए, एक कॉमन बेस बनाने के लिए हमें एक कॉमन नेम की आवश्यकता पड़ी है, जिसे हम साइंटिफिक नेम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब ये साइंटिफिक नेम देता कौन है? मैं या तुम तो नहीं दे सकते, राइट। इसको देने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अपने अपने नाम देने का काम करती है, ठीक है ना। जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में ये दो ही हैं, तो हम पहले तो इन दोनों की बात करेंगे। एक है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, नाम से ही समझ में आ रहा है ये प्लांट्स को आइडेंटिफाई करेगी और उनका नामकरण करेगी, ICVN। अगली है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूओलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब ये एनिमल्स का नामकरण करेगी। यस और नो? आई थिंक दिस इज क्लियर। एक और संस्था है जिसे हम कहा जाता है इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर। इसमें BA स्टैंड्स फॉर बैक्टीरिया, V स्टैंड्स फॉर वायरस, राइट। एंड एक और है, वो है इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, यहां CP स्टैंड्स फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। बेटा ये तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पर एक दो पॉइंट्स हमने ज्यादा पढ़ लिया तो हमारा फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा। तो कुछ एड ऑन अगर मिल जाए तो लिख लेना। यही चीज जब तुम एमसीक्यूज लगाओगे तो तुम्हें जरूर दिखेगी, उस समय भी प्लीज अपने अपने नोट्स और कॉपियों में जॉट डाउन कर लेना, ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को नाम देती है, ताकि एक यूनिवर्सैलिटी मेंटेन रहे, सो दैट ये डिफिकल्टी ना आए कि भाई मैं वहां जाऊंगी और इसको बोलूंगी तो वो मुझे समझ ही नहीं पाएगा कि ये बोल क्या रही है, वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट। सो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर व्हाट इज कॉल्ड एज nomenclature or what we called as scientific name. Yes or no? Yes or no? जो मैंने अभी इतना बोला है ना बेटा, वही चीजें यहां लिखी हुई है, ठीक है ना। In order to facilitate study, number of scientists established a procedure to assign a scientific name to each known organisms, जो क्या रहे भाई, जो सारे बायोलॉजिस्ट को एक्सेप्टेबल रहे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में उसको एक ही तरह से, एक ही नाम से जाना जाए, इसीलिए हमने उसको एक स्टैंडर्डाइज नेम दे दिया है और उस नाम को हम कहते हैं साइंटिफिक नेम। आई थिंक थिंग्स आर क्लियर, ऐसा मुझे लगता है। यस, दिक्कत नहीं आ रही है किसी को? आवाज कम नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है, मैं जो बोल रही हूं वो चीजें क्लियर है? प्लीज से यस, हाँ या ना बोलो, जल्दी 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 बता दो तो मैं फटाफट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर चालू करती हूँ बेटा। अभी तक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हमने जितनी स्लाइड्स कर ली हैं, हमने लिविंग वर्ल्ड से शुरुआत की थी, राइट। अर्नेस्ट मेयर के बारे में बात करी, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करी, जिसमें हमने बात करी है अलग अलग क्या क्या हम बात करने वाले हैं उसके बारे में। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले ग्रोथ से शुरू किया है, फॉलोड बाय रिप्रोडक्शन, फॉलोड बाय मेटाबॉलिज्म, जिसमें हमने कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों पढ़ा, फॉलोड बाय कॉन्शियसनेस। उसके बाद हमने बात की डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, हमने बात करी है बायोडाइवर्सिटी की, हमने बात करी है नॉमेनक्लेचर की, साइंटिफिक नेम की, और अब हम आते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पे। प्लीज गिव मी अ थम्स अप। यस, आई नीड अ थम्स अप। ओके, यस, आई थिंक चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, राइट, सी अलग अलग सिस्टम्स हैं, उसमें से जो सबसे स्टैंडर्डाइज्ड और सबसे एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है वो है हमारा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाय स्टैंड्स फॉर टू, राइट, एंड
किसका नॉमेनक्लेचर हो रहा है भाई? हम यहाँ किसी भी ऑर्गेनिज्म को, प्लांट को नाम देने का काम कर रहे हैं। तो उस नाम में कितने शब्द होने वाले हैं? 2 शब्दों का जो नामकरण होगा, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ओके, अब ये दिया किसने है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, कैरोलस लीनियस। इनका नाम तुम्हें काफी बार सुनाई देगा, ठीक है, अलग अलग डिस्कवरीज में हम कैरोलस लीनियस का नाम सुनेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, राइट? उसमें से एक किताब में इन्होंने ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना? उस किताब का नाम याद रखना चाहो तो रखो, नहीं रखना हो तो ठीक है, पर रखो तो ज्यादा अच्छा है। स्पीशीज प्लांटेरम। स्पीशीज प्लांटेरम नाम की किताब है जिसमें इन्होंने अपना बायनोमियल नॉमेनक्लेचर डिस्क्राइब किया था, ठीक है ना? अब जैसे कि मैंने बात की, बायनोमियल में होने वाला है हमारा दो नाम होंगे, राइट? सो इट विल कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। एक होने वाला है उसका जेनेरिक नेम और दूसरा होने वाला है हमारा स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है? मैं एग्जांपल लेती हूं मैंगो का बेटा। अगर पता हो, नहीं पता हो तो अब सुन लो। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है? मैंने जैसे बोला 2 शब्दों का होगा, मैंगो, मैंजीफेरा, इंडिका, 2 शब्द हो गए, राइट? अब ये 2 शब्दों को कैसे लिखा जाएगा? इनका ओरिजिन कहां से है? अगर वो प्रिंटेड हो तो कैसे होंगे? अगर वो हैंड रिटन हो तो कैसे होंगे? तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी प्लांट का नाम लिखते हैं या फ्रूट का, किसी भी चीज का नाम लिखते हैं, तो उसके कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। उसी के हिसाब से हम अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब रूल्स क्या है? सबसे पहले हम बात करें, जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ लैटिन लैंग्वेज से लिए जाएंगे। चाहे वो दुनिया में कहीं भी मिल रहा हो, कुछ भी कहीं से भी मिल रहा हो, पर उसका ओरिजिन शब्द का हमेशा लैटिन लैंग्वेज से होगा। और जब वो लिखा जाएगा तो वो हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाएगा, ठीक है ना? इटैलिक लैंग्वेज। अब सिंस हमें इटैलिक नहीं लिखते आती, तो जब वो प्रिंट होगा तो वो हमेशा इटैलिक फॉन्ट में प्रिंट होता है। और जब हम उसको डेरिवेशन की बात करते हैं तो हमेशा लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया जाता है, ओके? सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज एंड इफ इट इज प्रिंटेड इन इटैलिक्स। आई थिंक पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरे की बात करते हैं। जो पहला वर्ड है, जैसे यहाँ पे होगा हमारा मैंजीफेरा, वो होगा जीनस, वो कहलाएगा जीनस। और जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है वो कहलाएगा स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब इन केस ऑफ मैंजीफेरा इंडिका, जो हमारा मैंजीफेरा है बेटा वो जीनियस कहलाएगा और जो इंडिका है वो स्पेसिफिक एपिथेट कहलाएगा। ये हो गया हमारा रूल नंबर 2, ठीक? अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। जब हम हाथ से लिख रहे हैं, अब मैं हाथ से लिख रही हूं, आई एम राइटिंग मैंजीफेरा इंडिका। अब मैं प्रिंट तो नहीं कर रही। प्रिंट करते समय मैंने बोला मैं इटैलिक में करूंगी, तो लिखते समय क्या चेंज आएगा? तो वी विल हैव टू अंडरलाइन देम सेपरेटली, ठीक है ना? और अंडरलाइन के बावजूद जो हमारा जीनस है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल रहेगा और जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल रहेगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रूल। ये रूल्स है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के जो हमें याद रखने हैं, ठीक है ना? हैंड रिटन है तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन करना है, अगर प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक फॉन्ट में प्रिंट करेंगे, ठीक है? फर्स्ट वर्ड जो जीनस है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा। ये हमारे 4 रूल्स है किसके? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के। कुछ एग्जांपल्स बताती हूं मैं, तुम्हें और ज्यादा प्रॉपर क्लैरिटी हो जाएगी। सो वेरी वेरी nice examples of one species, one genus, that is Panthera, right? अब देखो बेटा, मैं पैंथेरा की बात करूं, सो पैंथेरा की हम बात करते हैं तो टाइगर को कहा जाता है पैंथेरा टिग्रिस, लायन को कहा जाता है पैंथेरा लियो, लेपर्ड को कहा जाता है पैंथेरा पार्डिस
और स्नो लेपर्ड को कहा जाता है पैंथेरा अंसिया। हमेशा 2 लेटर रहने, 2 वर्ड्स का है, इसमें से जो पहला वर्ड है वो कैपिटल होगा जीनस का, और स्पेसिफिक एपिथेट का जो अगला लेटर है, मतलब फर्स्ट लेटर है, वो स्मॉल होने वाला है। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जीनस, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट पैंथेरा। ओके, पैंथेरा जीनस के जो अलग अलग स्पेसिफिक एपिथेट्स में आएंगे वो हमारा लायन आएगा, टाइगर आएगा, लेपर्ड आएगा, स्नो लेपर्ड आएगा। ओके, मैं आगे बात करती हूँ कुछ वेजिटेबल्स की, जैसे पोटैटो। पोटैटो का है सोलानम ट्यूबरोसम, टोमेटो का है सोलानम लाइकोपेरिस्कम, ब्रिंजल सोलानम मेलोजिना, डॉकस कैरोटा इज फॉर कैरेट एंड अनियन इज एलियम सीपा। सबके 2-2 शब्दों के नाम हैं, ठीक है। सारे रूल्स फॉलो करने होंगे जब तुम अपनी अपनी कॉपी में लिखोगे, काइंडली लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ह्यूमंस सब जानते हैं यार, ह्यूमंस इज होमोसेपियंस, वी बिलोंग टू होमोसेपियंस। ओके, हाउस फ्लाई इज मस्का डोमेस्टिका, व्हीट ट्रिटिकम एस्टिवम एंड राइस ओराइजा सटाइवा। चलो यहां तक तो ये सब तुम समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। अब ये क्या है, रेड फॉक्स और इंडियन कोबरा, क्या है ये भी हमारे किस में आते हैं बेटा, इनके स्पेसिफिक एपिथेट और इनका जीनस दोनों एक ही जैसा होता है, ठीक है ना। यस और नो, ये भी हमारे साइंटिफिक नेम्स में ही काउंट किए जाएंगे। इसका और डिटेलिंग हम मोस्टली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बट आज हमने जहां तक किया है, जिसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड किया था, राइट, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर लिए हैं, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स किए हैं। उसके बाद मैं टैक्सोनॉमी थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, उसके बाद हम टैक्सोनॉमी जरूर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पर जैसे कि हमने बात की अभी तक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग वर्ल्ड, हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ फॉलोड बाय रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, जिसमें एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एम्फीबॉलिज्म था, फॉलोड बाय डिफाइनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। फिर हमने बात की डाइवर्सिटी की, नॉमेनक्लेचर की, साइंटिफिक नेम की, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की, उसके रूल्स की, followed by examples, very very important, these are very important and different organisms. Panthera tigris, Panthera leo, Panthera pardis, Panthera ansia, हमने अलग अलग कुछ वेजिटेबल्स के भी हमने नाम देखे हैं जो कि साइंटिफिक नेम्स में आते हैं, हमने और एडिशनल एग्जाम्पल भी देखे हैं। अब यहां तक कि अगर किसी को कुछ डाउट हो किसी भी तरीके का तो प्लीज मुझसे पूछ लें, यहीं के यहीं पूछ लो। जिसको हिंदी मीडियम का कंसर्न है बेटा, यू विल हैव, आपकी अलग से क्लास लगेगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अभी आप थोड़ा सा कोप करने की कोशिश करो, पर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके अलग से उसके लेक्चर्स लगने वाले हैं, जो आपको वहीं बिठाया जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम के लिए एक्सक्लूसिव है, तो जो लोग बाकी के जितने बच्चे हैं उनको वर्ड टू वर्ड समझ में आना चाहिए, बिकॉज मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में ये चीज दी है। तो प्लीज अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लिख के बताएं, डायरेक्ट पूछ लें, तो मैं अभी के अभी उसको सॉल्व कर दूंगी। और अब अगर अभी ऐसा लग रहा है कि भाई एक बार पढ़ने की आवश्यकता है तो एक बार घर जाके पढ़ो, और जो डेडिकेटेड हमने नंबर दिया है आप उस पर भी पूछ सकते हैं, तो हम कभी भी रिप्लाई करेंगे उस पर, वो भी बात नहीं है। तो प्लीज आप बताएं एनीथिंग एट ऑल, अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज काइंडली लेट मी नो। यस, एनीबडी? मुझे किसी के कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, प्लीज बताएं। Yes or no? Actually, comments are not visible here also. I can't see the comments. Yes, please, जितने बच्चे हैं मेरे पास, समझ में आ रहा है क्या बेटा? बिल्कुल हमने बेसिक टॉपिक लिया है आज, धीरे धीरे करके हम इसी टॉपिक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, क्योंकि इसके बाद तो तुम्हें और दिमाग लड़ाना है, तुम्हें फिजिक्स पढ़ना है। यस, अगला सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग हो रहेगा तुम्हारा,
तो मोस्टली 10 मिनट का ब्रेक रहेगा तुम्हारा बीच में, उसके बाद आप लोगों का फिजिक्स का लेक्चर रहेगा। तब तक फटाफट उठ के चाय पानी जो करना हो वो प्लीज करके जल्दी से आके बैठ जाना, पेन कॉपी लेके बैठना, जो मैंने लिखा है वो तो लिख ही लेना, और अब आगे पढ़ने के लिए तैयार रहो। प्लीज मुझे थम्स अप तो दे दो, प्लीज काइंडली गिव मी अ थम्स अप, तभी मैं लेक्चर एंड कर पाऊंगी, तब तक आई विल नॉट बी ओके। अंजलि थैंक यू। और और कोई, इतने सारे लोग हैं, प्लीज सभी लोग हाँ या ना बोलो। ओके ठीक है, आई थिंक आई एम गेटिंग यस ओनली, सो आई विल कंसिडर इट टू बी ओके डन। ठीक है फॉर टुडे। हम नेक्स्ट टाइम एक छोटी सी 5 मिनट की इसकी ब्रीफिंग करेंगे और फिर हम आगे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे, राइट। हम आगे नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करने वाले हैं टैक्सोनॉमी से, तो जितना पढ़ाया है प्लीज उतना पढ़ के आए, तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, थैंक यू।